नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नगर पालिका परिषद नीमच का आज एक सम्मेलन आयोजित होना था जो निरस्त हो गया है, लेकिन इस सम्मेलन को लेकर पूरी राजनीति गरमाई हुई और शहर में ये सम्मेलन चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ एडवोकेट महेश जी पाटीदार साहब। बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर, इस समूचे प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नगर पालिका में जब भी अध्यक्ष हैं और वो काम पर हैं तो नगर पालिका के अध्यक्ष को ही सम्मेलन बुलाने का अधिकार होता है। लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ा दुखद पहलू ये था कि अध्यक्ष के होते हुए उपाध्यक्ष के द्वारा सम्मेलन आहूत करने का आदेश दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह थी कि अध्यक्ष का सचिव जो सीएमओ है, उन सीएमओ को अध्यक्ष के आदेशों के तहत काम करना है। उन्होंने अध्यक्ष के आदेशों के अलावा जाकर काम किया है। इसकी वजह से ये कानूनी रूप से बहुत विवादित सम्मेलन रहा। दूसरा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो नीमच शहर के पार्षद हैं वो राजनीतिक में भाजपा और कांग्रेस हमेशा अलग होती है। शहर में अलग हैं, प्रदेश में भाजपा कांग्रेस अलग हैं, देश में भाजपा कांग्रेस अलग हैं। राजनीति में दो छोर हैं, दो पक्ष और दो विपक्ष हैं। लेकिन इस सम्मेलन का बड़ा आश्चर्यजनक पहलू था कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिल गई थी। और यदि दोनों मिलते हैं तो ये लोकतंत्र का बहुत ही नुकसान करने वाला क्षण था कि जब बिना किसी विवाद के शहर की संपत्ति किसी एक निजी समिति को देने के बारे में विचार किया जा रहा था। और यदि निजी समिति को ज़मीन दी जाती है और वो बिना डिस्कशन के दी जाती है तो परिषद का भी नुकसान होता और शहर का भी नुकसान होता। सर, इस मामले में आपने खुला पत्र भी जारी किया था कल, और जिसका प्रभाव भी देखने को मिला है, क्या कहें? देखिए, मैंने 2-3 वजह से इस पत्र को जारी किया है। मैं अध्यक्ष को ये बताना चाहता था कि धारा 57 में मूल अधिकार अध्यक्ष के होते हैं और जब तक आप अध्यक्ष हैं तब तक आपके अलावा किसी को बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। दूसरा, मैं उनको ये बताना चाहता था उस पत्र के माध्यम से कि धारा 51 में आपका नियंत्रण है। यदि आपके बिना कोई व्यक्ति कर रहा है, इसका मतलब ये माना गया कि आप अक्षम हैं। और धारा 41 में ये माना जाएगा कि आप काम करने में ही असमर्थ हैं। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि अध्यक्ष बैठा हुआ है और उसकी अनुपस्थिति में बैठक आयोजित हो रही है, प्रस्ताव पास हो रहे हैं और प्रस्ताव बुलाए जा रहे हैं। तो मैंने इसलिए अध्यक्ष को पत्र लिखा कि आप हिम्मत दिखाइए, जैसी हिम्मत इंदिरा गांधी ने दिखाई थी वैसी हिम्मत दिखाइए और शहर के लिए कानून रूप से आगे बढ़ें। और मैंने दूसरे उस पत्र में पार्षदों को आह्वान किया था कि देखिए, पार्षदों का पद और महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अध्यक्ष तो मात्र पीठासीन अधिकारी है। पार्षदों के प्रस्ताव पारित करने से ही आगे काम चलता है। और मैंने पार्षदों को बताया था कि शहर की संपत्ति को बचाना और उस सिस्टम को बनाना पार्षदों का कर्तव्य है। और मैंने इस पत्र को लिखा और मुझे खुशी हुई कि इस पत्र के बाद नगर पालिका के जो लोग इस सिस्टम में काम करते हैं उनसे मेरी वार्ता हुई और मैंने उनको इस बात पर कन्विंस किया कि ये एक ऐसी परंपरा शुरू हो जाएगी जो लोकतंत्र के खिलाफ होगी। अध्यक्ष कहीं बैठा रह जाएगा और भाजपा और कांग्रेस मिलकर पूरे शहर की संपत्ति को तहस नहस कर देगी। सर, बाई चांस ये सम्मेलन यदि आहूत हो जाता तो क्या प्रभाव पड़ सकते थे? सर, देखिए, इसके दो अलग अलग प्रभाव हैं। कानूनी दृष्टि से तो इसका कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उपाध्यक्ष को बैठक बुलाने का अधिकार ही नहीं है, तो जो एब इनिशियो वाइड है तो गलत ही रहता। लेकिन जिन लोगों को इसका लाभ उठाना था वो इसका लाभ उठाते और इसका 2-3 अलग अलग नुकसान होता। जैसे समिति का मेंबर बनाए, मान लीजिए मैंने 100, मैं सबसे बोलता कि आप 2-2 लाख रुपए भी जमा कराओ, आपको प्लाट आवंटित होंगे। तो 2-2 लाख रुपए होते हैं 2 करोड़ रुपए। मैं 2 करोड़ रुपए में से 10 लाख रुपए कलेक्ट्रेट में खर्च करता, 10 लाख रुपए उज्जैन खर्च करता, 10 लाख रुपए भोपाल खर्च करता, 10 लाख रुपए सेक्रेटरीट में खर्च करता और 50 लाख के खर्चे में मैं ज़मीन का इस प्रस्ताव को वैध करा लाता। चुनौती देने वाला तो कोई था ही नहीं। और 50 लाख के खर्चे में ये शहर की संपत्ति सारी चली जाती। और उस जगह पर यदि निजी व्यक्ति को संपत्ति जाती है तो वो क्या होता है, पूंजीवाद क्रिएट करता है। वो उन लोगों को ज़मीन देता है जो पैसे वाले होते हैं। आपने कभी सुना ऐसा कि कुछ कॉलोनियाँ कट रही है तो कॉलोनाइजर धीरे से बोलता है कि मेरी इस कॉलोनी में मुसलमान को ज़मीन नहीं दूंगा मैं? सुना ना आपने? तो ये ऐसा सिस्टम है, मैं एससी वालों को प्लाट नहीं दूंगा। लेकिन यदि नगर पालिका कॉलोनी काटती है तो उसमें एससी को भी मिलता है, एसटी को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है, खिलाड़ी को भी मिलता है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी को भी मिलता है। इसलिए हमारा विरोध है कि निजी व्यक्ति के बजाय नगर पालिका खुद अपने साधनों से कॉलोनियाँ काटे। सर, एक बात और सामने आई थी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये ऐसा भी प्रस्ताव आना था या इस बात पर भी चर्चा होनी थी कि शहर की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और इसे नियंत्रित करने के लिए इस सम्मेलन में चर्चा होगी।
देखिए, ये हिडन एजेंडा हो सकता है, लेकिन जनता के सामने ये बात आई नहीं है। और जो लोग इस बात को कह रहे हैं उनको जनता के सामने सार्वजनिक होकर बोलना चाहिए कि कौन सी संपत्तियां खुर्द-बोर्द हो रही है। यदि वो जनता के हितैषी हैं, यदि परिषद के हितैषी हैं, तो उनको सम्मेलन लाना चाहिए कि परिषद के 40 खेत यहाँ पर खाली हैं, जिसके बारे में व्यवस्था नियम 2017 में कोई व्यवस्था नहीं है। वो नगर पालिका की एब्सोल्यूट संपत्ति है, वो उस पर लोग कब्जा कर रहे हैं, लोगों की कब्जा बने हुए हैं। उनको सम्मेलन लाना चाहिए कि उन सभी खेतों का हम आज से कब्जा लेते हैं। क्यों हिम्मत नहीं दिखाते हैं? उनको हिम्मत दिखाना चाहिए कि बंगले में जो 5000 स्क्वायर फीट से अधिक की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों के बारे में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 5000 स्क्वायर फीट से अधिक के बंगले हैं, उसकी नगर पालिका कब्जा लेती है। क्यों उनने हिम्मत नहीं दिखाई? मैं समझता हूँ कि ये जनता के साथ विश्वासघात होगा ऐसी बात करना। और मैं पार्षदों से अनुरोध करता हूँ कि आपका पद और आपका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन कामों से दूर हटिए और आप ये देखिए कि आप कितने पावरफुल हैं। आप यदि एक प्रस्ताव पास कर दें कि खेतों का कब्जा नगर पालिका लेगी और उस पर कॉलोनी काटी जाएगी, आप देखिए कि कितना शहर को फ़ायदा होने वाला है। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरह से नगर पालिका परिषद नीमच में चल रही है, जिस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, क्या शहर हित में कितना ज़्यादा इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, नीमच का जो पूरा विकास है वो नगर पालिका पे प्रभावित होता है, क्योंकि नीमच का जो सिस्टम स्टार्ट होता है वो सुबह के अखबार से होता है, और सुबह की अखबार निराशाजनक खबर से शुरू होती है, और वहाँ से व्यापार प्रभावित होता है, वहाँ से व्यवसाय प्रभावित होता है, और नगर पालिका के सिस्टम में लोगों का विश्वास कम होता है। लोग ईमानदारी के बजाय भ्रष्टाचारी का रास्ता खोजते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा नामांतरण ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं अधिकारी से मिलूँ और पैसा देकर अपना काम करवा लूँ। आपने देखा अभी 2 पार्षदों का उदाहरण सामने आया है कि लोगों का निर्माण हो रहा है तो एमओएस के नाम पर रुपए लेने या न लेने के आरोप लग रहे हैं। एक कॉलोनाइज़र का काम हो रहा है तो उसके रुपए मांगने या न मांगने के आरोप लग रहे हैं। तो ये लोग क्यों हो रहा है? क्योंकि अधिकारी समय पर और अपने दायित्व से काम नहीं कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और भ्रष्टाचार बढ़ने से शहर के लोगों का विकास प्रभावित होता है। नीमच सबसे बेहतर शहर है। अंग्रेजों ने खूबसूरत शहर बनाया जो 100 फीट चौड़ा था। सीताराम जाजू ने ऐसी टीआईटी बनाई थी जिसने बढ़िया बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाई थी, लेकिन आज वो शहर थोड़ा कमज़ोर हो गया है। ऐसे में यदि अध्यक्ष और पार्षद थोड़ा रुकेंगे, अपने दायित्वों को समझेंगे और पाएंगे कि इस बेहतर शहर को हम और बेहतर बना सकते हैं। आप थे वरिष्ठ एडवोकेट महेश पाटीदार साहब, जिन्होंने सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में कही वो ये है कि अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे पार्षद हो, इन्हें जनता के प्रति और शहर के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझना चाहिए, और इस तरह की किसी भी हरकत से या इस तरह की किसी भी वायलेंस से बचना चाहिए जिससे शहर हित में दुष्प्रभाव पड़ता है या गलत प्रभाव पड़ता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। देश की चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बाबजी एएसी ब्लॉक। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से एएसी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, जो कि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बाबजी एएसी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बाबजी एएसी ब्लॉक का बजा है डंका। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।